हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो वीडियो होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर है उसी से रिलेटेड है और उसका लास्ट कंसेप्ट दैट इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। शायद ये टॉपिक है आपके सामने 10th क्लास का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके अंदर भी आया था, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या हमने पढ़ा था और किस किस तरह के काम हमें इसके अंदर करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि हीटिंग इफेक्ट है वो किस वजह से होता है। हीटिंग इफेक्ट किसी भी कंडक्टर के अंदर केवल उस टाइम पर होता है जब उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता हो। ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कोई करंट का फ्लो नहीं होता और वो अपने आप गर्म होने लग रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो होगा उसी टाइम पर आपका जो कंडक्टर है वो हीटिंग इफेक्ट शो करवा सकता है, बशर्ते कि उसके साइड में कोई और हीटिंग इफेक्ट वगैरह काम ना करते हों। ठीक है। हम कई बार देखते हैं कि जैसे हमारे घर के अंदर हमने एक बल्ब लगा रखा है और इसको एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपकी जो वायर है ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। ये इसका जो गर्म होने की प्रोसेस है इसी को आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं या इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट इसको भी बोलते हैं। और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है किसी भी कंडक्टर के गर्म होने के बाद में, वो एनर्जी होती है आपकी I²RT। ओके, वैसे तो इसकी यूनिट हमारी जूल होती है, लेकिन अगर हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो जो आपकी वैल्यू आती है आप उसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे और आपकी ये पूरी की पूरी टर्म है वो आपकी जो एनर्जी है वो कैलोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अभी हम बात करते हैं रीजन के बारे में कि रीजन क्या है भाई। कोई भी कंडक्टर जब उसके अंदर से करंट पास करवाया जाएगा और वो गर्म हो जाता है तो उसका रीजन क्या होता है। जैसे अगर आपने मेरी +2 क्लास की इसी चैप्टर की अगर पहली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर एक बात का मैंने जिक्र किया था जिसका नाम था कोलिजन, या आपको ध्यान हो एक टॉपिक आया था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस टॉपिक के अंदर हमने एक बात के बारे में नोटिस किया था कि इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मतलब नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट किया जाता है और बार बार एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ लगातार कोलिजन भी होता रहता है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ में कोलिजन करती हैं तो आप ये तो मान के चल सकते हैं कि वहां पर हीट का लॉस होगा या वहां पर उसकी जो एनर्जी है एनर्जी का लॉस होगा। बस ये जो एनर्जी का लॉस है ये एनर्जी का लॉस हमें यहां से मिल जाता है I²RT। तो अगर हम बात करें रीजन की कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर से करंट पास करवाने के बाद वो गर्म क्यों होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल ये रहेगा कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट किए जाते हैं और ड्रिफ्ट होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगातार कोलिजन होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी होगी या जो इफेक्ट हमारे सामने होगा उसको हम हीटिंग इफेक्ट कह सकते हैं। क्लियर। अब हम इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यहां पर बनाया I²RT, अब एक बार हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमारे सामने आया है ये आया कहां से। चलिए ट्राई करते हैं। जैसे आपको पहले दो फॉर्मूला के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। इसके लिए हमारा फॉर्मूला W का मतलब वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। इसकी डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल की? पोटेंशियल की डेफिनेशन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो उसको लेके जाने में आपको जो कोई काम करना पड़ेगा वो आपका पोटेंशियल होता है और उसी के हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला बनाया था। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं यहां से W की वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्क डन जो आपका है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू आती है? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। दूसरा, हमें एक फॉर्मूले के बारे में और पता है, इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। I = Q/T।
और यहां से आपका जो चार्ज है इसकी वैल्यू क्या जाती है, I मल्टीप्लाइड बाई टी। क्लियर? आप इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 3। V की वैल्यू, एक काम और कर लेते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और चेंज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? I R मल्टीप्लाइड बाई Q। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, ठीक है। और ये सारा आपका W के बराबर है, ध्यान रखें आराम से। इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास जो चार्ज की वैल्यू आई है, आप उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटअप कर देंगे। क्या वैल्यू आई? आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। आई मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वेयर आर इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब ये आपका काम हुआ, जो आपका वर्क डन है, ये आपका वर्क डन आ गया आई स्क्वेयर आर टी। और ये जो आपका वर्क डन है यही आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जो आपकी हीट निकलती है उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से आप जो आपकी हीट एनर्जी है उसकी वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मान के चले हमारे सामने कोई न्यूमेरिकल आ जाए और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई ना हो, आपको वैल्यू दे रखी हो, आपको V की वैल्यू मिली हुई हो, आपको I की वैल्यू मिली हुई हो और आपको T की वैल्यू मिली हुई हो, लेकिन R की वैल्यू नहीं हो, तो उस कंडीशन के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पोटेंशियल को करंट से डिवाइड करना पड़ेगा और R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कोई चीज निकाल के चलें। जैसे कि मान के चलें मैं यहां पर क्या करता हूं, जो R है रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ। V डिवाइड बाई I और यहां पर T तो आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा था। यहां I से आपकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है, तो आपके पास हीट के लिए फॉर्मूला क्या बच जाता है यहां पर? H इज इक्वल टू VIT। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। एक फॉर्मूला आपके पास I स्क्वेयर RT आया था, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया VIT। अगर मान के चलें इसी अकॉर्डिंग और थोड़ा सोचें कि आपके पास में I की वैल्यू ना हो, आपके पास V की वैल्यू हो, R की वैल्यू हो और T की वैल्यू हो, लेकिन आपके पास I की वैल्यू ना हो, उस टाइम पर हम क्या करेंगे? उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT आपके पास फॉर्मूला है ही। अब की बार हम I की जगह पे V डिवाइड बाई R जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है उसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। V स्क्वेयर डिवाइड बाई R स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। यहां R से एक वैल्यू कट जाती है तो हीट की वैल्यू क्या बची? V स्क्वेयर डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। ये आपके पास तीसरा जो आपका फॉर्मूला है वो आ जाएगा। आपको एक सिंपल सी चीज मैं यहां पर बता के चलता हूं। ये जो आपका फॉर्मूला है I स्क्वेयर RT, आप इसको उस टाइम पर इस्तेमाल करें जिस टाइम पर आपके जो रेजिस्टेंस हो सीरीज कनेक्शन में हो, और ये वाला फॉर्मूला है इसको आप उस टाइम पे यूज करें जब आपके जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए हों। आपको ये करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ज़्यादा इसका मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए इसकी यूनिट के बारे में बात हम कर चुके हैं। यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। जो वर्क डन की यूनिट होती है वही आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि एनर्जी के लिए अपना खुद का कोई जनरली फॉर्मूला नहीं है। आप कहीं ना कहीं से वर्क डन की वैल्यू ही निकालनी हमें पड़ती है, और उसको निकालने के बाद ही उसे एनर्जी की फॉर्म में हम दिखाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब पावर के लिए आपकी वैल्यू आ जाती है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अब इस कंडीशन के अंदर देखिए आपके पास वर्क डन की 3 वैल्यू आई हुई हैं। यहां पर देखिए एक वैल्यू आपकी आई स्क्वेयर RT है, दूसरी आपकी जो वैल्यू है वो VIT है, और तीसरी आपकी जो वैल्यू है वो V स्क्वेयर डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T है। तो क्या करेंगे, हम तीनों वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, आई स्क्वेयर RT डिवाइड बाई T और VIT डिवाइड बाई T और V स्क्वेयर डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T और डिवाइड बाई T। तीनों जगह से आपका जो टाइम है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास पावर के लिए भी 3 फॉर्मूले बच जाते हैं, आई स्क्वेयर R, VI और V स्क्वेयर डिवाइड बाई R। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है
कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच इज नोट द फॉर्मूला फॉर द पावर। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के अंदर आपको ये पावर के मैग्नीट्यूड दिए होंगे, ये पावर की जो वैल्यू ये दी हुई होंगी, और जो फोर्थ आपका ऑप्शन होगा उसको आपको देखना है कि कौन नहीं है इनके अंदर। ठीक है, चौथा जो आपका इनके अलावा जो आपका फोर्थ आंसर होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस चीज के बारे में आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के बारे में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो सबसे पहली इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी फ्यूज वायर है। जो हमारी फ्यूज वायर है इसकी कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आपकी वायर इस तरह की हो कि वो हल्का सा गर्म होने के बाद में पिघल जाए, मतलब आपकी जो सर्किट है उसको ओपन कर सके। ठीक है, सेकंड थिन, आपकी जो वायर है वो थिन होनी चाहिए। थिन होने की वजह क्या रहेगी, अगर आपकी वायर थिन रहती है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम रहेगा और उसी वजह से उसका रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और उसके अंदर से अगर ज़्यादा करंट, अगर उसके अंदर से फिर करंट ज़्यादा पास हुआ तो फिर वो जल्दी गर्म होके पिघल सकती है और आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो आसानी से बच सकते हैं। तो ये आपकी जो फ्यूज वायर है इसकी आपकी दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, और आपको ये लिखना है कि आपकी फ्यूज वायर है वो किस इफेक्ट पे काम करती है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करती है। सेकंड नंबर आप बात करेंगे हम बल्ब के बारे में। बल्ब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट वो किस मेटल से बना हुआ है, टंगस्टन से। ओके, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। कंपटीशन टेस्ट के अंदर भी इसको पूछा जाता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो 220 वोल्ट पोटेंशियल हमें मिलता है उसमें इतना टेम्परेचर है वो पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए जो आपका टंगस्टन है वो जल्दी से पिघलता नहीं है। हालांकि वो कमजोर होता है, नाजुक होता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है। तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करता है कि जब उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा तो वो एक तरह का लुमिनस ऑब्जेक्ट बन जाता है और अपने अंदर से लाइट एमिट करवाता है। तो इसकी 2-3 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। तीसरा आप मान के चलें, चलिए ऊपर लिख देते हैं इसी पेज के ऊपर। तीसरा आप मान के चलें, इसमें आपका जो हीटर होता है, हीटर उसकी वायर किस चीज की बनी होती है, नाइक्रोम की। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये अच्छे तरीके से हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है और आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ किसी बर्तन में डाल के गर्म कर सकते हैं। तो इसकी ये 2-3 जो एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में बात करना। एक चौथा और भी हम जो घर में यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, और इसके अलावा हम अगर बात करें तो इमर्जिंग रोड जिससे हम पानी गर्म करते हैं वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करती है। दूसरी बात इसमें एक और कहते हैं कि जो आपका हीटर है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर जो वायर लगी हुई है या आपकी इमर्जिंग रोड है उसके अंदर अगर वायर लगी हुई है, आपका जो ये फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, इसकी बात करें, ये सारे के सारे ऐसे कॉइल की फॉर्म में होते हैं। तो इनको ऐसे कॉइल की फॉर्म में बनाने की वजह क्या थी? पहली बात तो ये कि इनकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अगर इनकी लेंथ बढ़ेगी तो इनका रेजिस्टेंस है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करवा सकते हैं। तो कई बार हमें इस चीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, अब एक बार हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में कि किस चीज़ की एफिशिएंसी कितनी होती है, कौन कितना इफेक्टिवली काम कर सकता है। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। देखिए, किसी भी चीज की काबिलियत है उसको निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने उसको कितना दिया था और बदले में उसने आपको कितना रिजल्ट दिया है। मान के चले हमने एक अप्लायंस को 220 वोल्ट पोटेंशियल दिया और वो बाहर निकाल ले केवल 180 वोल्ट, तो ये तो उसकी एफिशिएंसी की बात होती है। उसकी एफिशिएंसी भाई कम है, हम 220 देने लग रहे हैं, लेकिन सामने वाला है वो हमें 180 दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हम कम मान के चलते हैं। तो वैसे ही हमारी इस
जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इनकी एफिशिएंसी की बात होती है कि आपने उनको कितनी पावर दी है और बदले में वो आपको कितनी पावर देने लग रहे हैं। तो इसके फॉर्मूला क्या रहेगा, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ओके, तो ये आपका एक चैप्टर है जो लास्ट था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर आपको सिर्फ इतने से ही टॉपिक करने हैं। मेन आप इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जरूर याद रखें, फ्यूज क्या होता है, कैसे काम करता है, बल्ब है उसका उसमें कौन सा एलिमेंट आपको यूज करना है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, हीटर के अंदर कौन सी वायर यूज होती है, जो वायर हम लगाते हैं वो वायर आपकी कॉइल की फॉर्म में क्यों होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझनी है और पढ़नी है। ओके, थैंक यू।